SIR भरने के बाद भी आ सकती है आपके घर पे नोटिस। मेरे अजीजों, ये बात सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि SIR भर दिया उसके बाद कैसी नोटिस आ रही है। हाँ, आइए मेरे दोस्तों, मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप किसी शक में पड़ जाएं। इसलिए मैं फराज मलिक की वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो एतमाद के लायक होती है, मोतबर होती है इनकी वीडियो। अक्सर इनकी जो न्यूज होती है वो सच होती है, हक होती है। इसलिए मैं इनकी जुबानी सुनवाऊंगा ताकि आपका भरोसा कायम रहे और आप चौकन्ना हो जाएं कि SIR भरने के बाद भी मेरे घर नोटिस क्यों आ रही है। हाँ मेरे अजीज, आइए इनकी वीडियो को देखिए और खुद ध्यान और तवज्जो से देखिए। बात ये ना हो कि कहीं से कोई चीज छूट गई। इसको देखिए, उसके बाद हम 3 इस्लामिक नॉलेज, इसलिए कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 70% तादाद मुसलमानों की नहीं जानती, जो आज मैं आखिर में बताने वाला हूं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कम से कम इस न्यूज को सुनकर चले जाओ, और वक्त है तो हो सकता है वो नॉलेज आपको भी ना आता हो। मेरे अजीजों, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, हो रहा है ऐसा, चल रहा है ऐसा। आइए पहले इस वीडियो को देख लीजिए। देना है। अगर आपके BLO आपसे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आप उनको दिखा दें, वैसे देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जब SIR का ऐलान किया तो साफ कह दिया था इस बात को कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरकर आप BLO को दे दें, सिग्नेचर करवा लें और BLO उसको जमा कर लेंगे। एक फॉर्म अपने पास रख लें। 4 दिसंबर को जब फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, उसके बाद 9 दिसंबर को लिस्ट जारी की जाएगी। किसने फॉर्म सही भरा है, किसने गलत किया, कुछ हुआ है, उसमें जिन लोगों के माँ बाप के नाम या दादा दादी के नाम SIR में नहीं है 2003 की, जिन्होंने नीचे वाले कॉलम नहीं भरे हैं, उनके घर एक नोटिस आ सकता है। नोटिस आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा जाए कि अरे नोटिस आ गया, लगता है कि हमारी नागरिकता दी जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपको फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपके घर में किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो परेशान ना हो। 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 9 दिसंबर के बाद जब लिस्ट जारी की जाएगी तो आपके पास कोई नोटिस आ सकता है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, आपसे मांगे जाएंगे और उसके बाद आपका नाम भी वोटर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। वो 11 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर्ड की नकल, वन अधिकार प्रमाण पत्र, 10वीं या कोई और पढ़ाई का सर्टिफिकेट, सरकार की तरफ से दी गई जमीन या मकान के कागजात। गांव वगैरह में जो पट्टे की जमीन मिलती है ना, सरकार देती है, उसका कोई कागजात आपके पास है तब भी आपका काम हो जाएगा। 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी ID या सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC तो अभी हर जगह लागू हुआ भी नहीं है। NRC का भी कोई डॉक्यूमेंट है वो भी चल जाएगा। या आपको पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, वो भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ये किन लोगों के लिए हैं? जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। उन लोगों को जो मैंने अभी 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, उनका काम हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन सुनिएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं? ऐसे लोगों को एक अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और एक अपने मां या बाप का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जो 11 डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए हैं मैंने, इनमें से एक अपना और एक अपने माता पिता का। अब तीसरा पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो नाम तो 2003 की लिस्ट में नहीं होगा। अगर मां बाप का नाम भी नहीं है, दादा दादी का नाम भी नहीं है लिस्ट में, तो ऐसे लोगों को जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उनको एक डॉक्यूमेंट अपना दिखाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट अपने मां का और एक डॉक्यूमेंट अपने पापा का। 2 दिसंबर 2004 तक जिसका जन्म हुआ है उसको सिर्फ मां बाप में से एक का दिखाना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद अब किसी का भी जन्म हुआ है उसको अपने मां बाप दोनों का एक एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, और एक अपना दिखाना होगा। तो हम सभी के पास ये जो 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो जरूर होगा अगर हम इस देश के नागरिक हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नीचे के दोनों कॉलम रह भी जाते हैं तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आपका वोट नहीं कटेगा आप अगर ठीक से समझदारी से काम लेंगे। 2002-2003 की लिस्ट में नाम नहीं है किसी का भी घर में, आप दोनों कॉलम छोड़कर फॉर्म जमा कर दें, लेकिन जमा जरूर करें। फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। फॉर्म जमा जरूर करें। नोटिस आएगा, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र दिखा दें, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, पेंशन के कागज हो, जमीन जो सरकार देती है, मकान देती है, उसके कोई कागज हो, एक कागज दिखा दें, काम चल जाएगा। मेरे महतरम अजीज साथियों, एक एक बात का खुलासा होता जा रहा है।
अब समझदारों को समझदारी से काम लेना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे कमजोर हैं दिल दिमाग के, उसमें हमें हेल्प करनी है। जो लोग चालाक हैं, मजबूत हैं, अकल वाले हैं, नॉलेज वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इन लोगों की मदद करें जो कम पढ़े लिखे हैं, कमजोर हैं। उनसे नाराज ना, उन पर चिड़चिड़ाए ना, उनको डांटे ना, बल्कि उनकी हेल्प करें। अब दूसरी बात ये कहनी है, उसके बाद मैं 3 बड़े नॉलेज बताने की तरफ आ रहा हूं, जिस पर आपको खुशनसीब समझ के अपने आप को बाकी रहना चाहिए। कि असासुद्दीन वैसी साहब ने पूरी कोशिश कर ली, जो मरहूमीन हैं मक्का में जिनका इंतकाल हुआ है, जो लोग बस एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं, उनको पूरी कोशिश कर ली कि उनकी मट्टी मंजिल यहाँ इंडिया में हो, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई मेरे अजीजों। ये भी खबर निकल कर आ रही है, जिसका और भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा अफसोस की बात है कि वो अपनी सरजमीन पर जो जो उनके घर वाले चाह रहे होंगे, बाकी खुशनसीबी है कि वहीं पर वो दफन हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, मक्का मदीना की मोहब्बत में इससे बड़ी सरजमीन कहाँ हो सकती है। लेकिन अपने देश में लोग अपने घर पर लाने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि ताकि मैं उनके पास उनकी कब्र की ज़ियारत करता रहूं। खैर, दोनों जगह बेहतर तो वही है, इसलिए कि वहां पर लोग चाहते हैं कि मेरी मौत आए, मेरी कब्रिस्तान बने। और घर वालों के मुतालिक अगर देखा जाए तो वही चाहेंगे कि यहाँ पर आए। लेकिन उसमें भी 2 तरह के लोग होंगे कि कुछ लोग चाहेंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन बहरहाल दोनों जगह बेहतर है। अब मैं आता हूं 3 बड़े मसाइल की तरफ, जिसके लिए आपको रोक रखा हूं। बहुत ज्यादा आपको दिल से दुआ है मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कमाई में, आपकी रोजी में और आपके परिवार में, आपके इलाके में, आपकी हर मुश्किल में आसानी फरमाए और एक दूसरे से मेल मोहब्बत पैदा फरमाए। बताना यह है कि अगर कोई किसी औरत के साथ जिना कर लिया, किसी औरत के साथ जिना कर लिया, अब उसकी लड़की से शादी करने का मसला आ गया। वो पहले जिना कर चुका है, यानी गलत संबंध बना चुका है, यानी जितना उसका जो है पूरा मामला होता है वो बना चुका है पूरा संबंध। अब उसके बाद उसकी लड़की से उसको निकाह करने वाली बात आ गई, किसी वजह से रिश्ता आ गया या मोहब्बत हो गई उससे, तो अब वो रिश्ता नहीं कर सकता। हाँ, और रिश्ते के बाद भी उलमा से इसकी तहकीक कर लेना, इसलिए कि मैं बताता भी हूं और आपको यानी वो रास्ता भी दिखा देता हूं। ऐसा ना हो कि आप मेरी बात पर भरोसा कर ले, कोई मिस हो जाए, कोई बात मिस तो होगी नहीं इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह आलम हर चीज जानते हैं, लेकिन आपको इशारा कर रहा हूं उलमा से। और अगर शादी के बाद हमने उसकी माँ से संबंध बना लिया, फिर भी बीवी हराम हो जाएगी मेरे अजीजों। इख्तलाफ इसमें है, लेकिन मैं हनफी मसलक की ये बात बता रहा हूँ। इख्तलाफ है और मसलक में ऐसा नहीं है, लेकिन हनफी मसलक में ये चीज बड़े बड़े उलमा कराम से आप तहकीक कर लो, अगर आप हनफी मसलक के मानने वाले हो, कि क्या वाकई में सास के साथ दामाद अगर गलत संबंध बना ले तो रिश्ता लड़की का टूट जाएगा। और एक मसला इसमें बहुत बड़ा है कि हलाले के बाद भी वापस नहीं आ सकती, और तलाक में तो हलाले के बाद आ सकती है, लेकिन इसमें नहीं आ सकती। इसलिए इतनी दूरी रखी गई है मेरे दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं मसलहत है, इसकी जानने की आपको तहकीक करना चाहिए। और दूसरा मसला ये है कि वो कौन सी गुनाह है जिसके करने के बाद इंसान माँ के साथ जना करने के बराबर है। तो वो गीबत है, वो बुराई है एक दूसरे की, जिसको हम हल्के में लिए हुए हैं। जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं उसके पीठ पीछे, और वो बुराई करते हैं जो उसके अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं कि आप कुछ यानी अलग से बोल रहे हैं तो बहुतान है और बड़ा जुल्म है। लेकिन वो बुराई जो आप कर रहे हैं कि इसकी बुराई लोग जाने, आपकी नीयत अगर ये होगी कि इस भाई को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई किसी से ना कह के जाके उसको समझा देगा और वो मान जाएगा, तब तो ये बुराई नहीं है। लेकिन आपकी नीयत ये है कि लोग जाने, आपकी नीयत ये नहीं कि वो जाकर उससे कहेगा या बताएगा, समझाएगा। आपको भरोसा नहीं है उन लोगों पर, बस आप ऐसे बोलते जा रहे, तो आप अपनी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर गुनाह पाएंगे। और तीसरा ये मेरे अजीजों, इसी बुराई के ताल्लुक से कि गीबत का करना, यानी किसी की बुराई का करना, यानी किसी की बुराई आप कर रहे हैं, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, यानी जैसे आपका भाई मर के पड़ा हो, आप जाएं उसका कफन हटा के और जैसे हालत में पड़ा हो उसका गोश्त खाना शुरू कर दें। इतनी भयंकर गुनाह है किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करना, हम हल्के में लिए हुए हैं। अरे उनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, भलाई के लिए क्या कह रहे हो, कैसे मालूम भलाई के लिए कह रहे हो? आप ऐसे शख्स से कह रहे हो जो उसकी इस्लाह नहीं करेगा बल्कि 4 लोगों में बांटेगा, आप बोल रहे भलाई के लिए कह रहा हूँ। ये भलाई होती है कि वो अभी तक तो 2 लोग जान रहे थे, 10 लोग जान गए, ये भलाई आपने किया?
आप मोहब्बत से आते किसी के पास जिस पर आपको पूरा भरोसा होता कि किसी से नहीं कहेगा, उसको खूब आपको जांचना पड़ेगा, खूब जो है देखना पड़ेगा कि वाकई में ये काम ये नहीं करते हैं, ये उनके खास हैं, ये किसी से नहीं कहेंगे। ये सारी चीज आप कहीं भी बैठ के, होटल पे, घर में, द्वारे पे बैठ के, अपने सफर में, शादी में, ब्याह में आप किसी की भी करते जा रहे हैं, तो आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त, ओहो कहाँ से अल्फाज लाए थे, मरे हुए भाई का, जो मर जाता है, जिस पर रोना धोना मचा रहता है घर के अंदर, वो भाई का गोश्त खाया आपने। इसलिए आज से तौबा कर लो। अगर आप इस्लाह नहीं कर सकते तो आप खामोश रहो, या तो फिर हाथ जोड़कर उसका कंधा पकड़ के, उसका सर सहला के, कंधा सहला के उससे बात पहुंचाओ, और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो। उसके आगे मत बढ़ो, बहुत नुकसान में पड़ जाओगे। हमारे अजीज़ों, लाइक कमेंट कर देना, इससे इंप्रेशन आगे जाता है, जो लोग अंधेरे में उजाले की तरफ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिलों की सफाई इंशाल्लाह धीरे धीरे होगी, हर मुश्किल आसान होगी, हर रुकावट आसान होगी। अल्लाह ने अगर चाहा तो बहुत सा नॉलेज आपको पहुंचेगा। अस्सलामु अलैकुम।